Hello students, hello guys, welcome to Unacademy Studios Bridge। आज हम ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का तीसरा पार्ट और फाइनल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं कैंटिलीवर बीम्स को लेकर। दो पार्ट्स ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और जस्ट इन केस अगर आप इस तीसरे पार्ट पर हो और आपने बाकी दोनों पार्ट्स कवर नहीं किए हैं, सो आई इन दैट केस आई रिकमेंड यू टू गो बैक एंड फर्स्ट कवर part 1 and part 2, which are available on Unacademy Studios Bridge only. Go to Unacademy Studios Bridge channel and then just look for my playlist. Look for either Hindi one or English one, whichever is convenient to you. So एक हिंदी में भी है playlist, एक इंग्लिश में भी है। तो अभी आप उसमें जाके part 1 और part 2 पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद part 3 पर आ सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आपने ऑलरेडी दोनों कवर नहीं किए हैं, तो अगर आपने कवर किए हैं देन यू वेलकम हेयर। इस पार्ट में कुछ नया नहीं करने वाले हैं। 5 तरह के प्रॉब्लम्स कैंटिलीवर में पॉसिबल हो सकते हैं। जहां तक कैंटिलीवर का सवाल है, देयर आर 5 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पॉसिबल एंड ऑल द 5 टाइप्स। और उसमें कौन सा मेथड आपको यूज करना है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सर, गेट की प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो सिर्फ ये जानना कि मेथड क्या है जरूरी नहीं है, साथ ही साथ आपको ये भी जानना होता है कि कौन सी तरह की प्रॉब्लम्स में और कौन सी तरह की सिचुएशन में आपको किस तरह का मेथड यूज करना है। बिकॉज यू सी, मेथड्स पे कमांड हासिल करना इज पॉसिबल बाय लेबर। कोई भी मेहनत करके मेथड्स पे कमांड हासिल कर सकता है, लेकिन कौन से मेथड को कब कहां किस तरह से यूज करना है, ये ही गाइडेंस है, ये ही एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से आता है। और उसके लिए मैं हूं आपके पास, मैं हूं आपके साथ। मैं बहुत सारे कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पर लेने वाला हूं, जहां मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स हो या थ्योरी ऑफ मशीन्स हो या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो या फ्लूइड मैकेनिक्स हो या फिर मशीन डिजाइन हो, इन सब्जेक्ट्स में मैं आपको एक एक तरह के प्रॉब्लम्स किस मेथड से अप्रोच करने हैं तो क्विकेस्ट पॉसिबल या इजीएस्ट पॉसिबल वे में आप सॉल्व कर पाओगे, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो डोंट वरी अबाउट इट। एज ऑफ नाउ, if some of you are new to this, let me introduce very briefly to myself to you. I'm Marut Tiwari. I did my masters from IIT Kharagpur and I've been a recipient of multiple awards there. I have cracked GATE multiple times with under 1000 rank, and I have been a proud author of this book, GATE in 75 days, which have been sold at record numbers in GATE 2019 also and for GATE 2020 also. And please follow me to get regular updates about my courses. Please follow me on Unacademy Learning app. Just go to this particular link to follow me on Unacademy Learning app so that you can get regular updates there. And guys, Unacademy is having number of outstanding educators जिनकी प्रोफाइल भी मेरे जैसे ही स्ट्रांग प्रोफाइल है, क्रेडेंशियल्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास चॉइस है, आपको कौन से एजुकेटर से कौन सा कोर्स पढ़ना है, कौन से एजुकेटर को प्रॉब्लम्स के लिए फॉलो करना है, कौन से एजुकेटर को कंसेप्ट्स के लिए फॉलो करना है। वो सारी की सारी चॉइस आपके पास है, वो सारी की सारी फ्रीडम और वो कन्वीनियंस आपके पास है। नंबर ऑफ रीजंस मैं गिना सकता हूं आपको। सबसे पहला रीजन ये कि बहुत सारे कोर्सेज तो फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो। एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, बहुत फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, आपकी मर्जी आपको कौन सा कोर्स कब करना है। पहले मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स करना है, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स करना है, या पहले फ्लूइड मैकेनिक्स करना है फिर प्रोडक्शन करना है, या पहले प्रोडक्शन करना है फिर थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन आपके हिसाब से आप शेड्यूल को मैनिपुलेट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर स्ट्रेटेजाइजिंग द थिंग्स। एंड देन आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही क्लासेस अटेंड कर सकते हो। जैसे मैं अभी स्टूडियोज में जो भी कुछ पढ़ा रहा हूं, जो कुछ भी सिखा रहा हूं, उसको मैं इक्विवेलेंट थिंग मैं हिंदी में पहले पढ़ाता हूं और फिर इंग्लिश में पढ़ाता हूं। दोनों प्लेलिस्ट आप देख सकते हो स्टूडियोज ब्रिज चैनल पर जाकर। और कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको कितनी बार देखने को मिलेगा। सर, अनलिमिटेड टाइम्स यू कैन वॉच ऑल दीज वीडियोज। द पर्पस इज टू प्रोवाइड यू the most cost effective and the most value for many packages out there for learning. क्यों सर? टेक्नोलॉजी है तो क्यों नहीं हमें उसे यूज करना चाहिए। टेक्नोलॉजी है तो हमें उसे प्रोसेसेस को और जो भी सर्विसेज हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनको कम से कम
कास्ट में अच्छे से अच्छे तरीके से जो भी वांटिंग लोग हैं उन तक प्रोवाइड करा पाना, उसमें टेक्नोलॉजी आज की तारीख में बहुत हेल्पफुल है। एंड अभी आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कहीं और से कर रहे हो या वट एवर, make sure that you direct your preparation to Unacademy learning app. Why? Because it's very convenient, it's very flexible, it provides you the freedom, gives you a set of outstanding educators to attend to, and last but not the least, you get very cost effective thing. like आपको यहां भी convenience मिलती है, आप monthly package या 3 months का package या 6 months का package या 12 months या 24 months का पैकेज, कोई भी पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन सब्सक्राइब एनी पैकेज आउट देयर। ऑलराइट, अगर आप 24 मंथ्स का पैकेज सब्सक्राइब करते हो तो 40,000 डिवाइडेड बाई 24, दिस कम्स डाउन टू रफली जस्ट 1667 रुपीज पर मंथ। दैट्स इट। नाउ यू कैन कंपेयर दिस with any course out there provided by any institute, and my dear friends, I bet that आपको इतने कॉस्ट इफेक्टिव और इतने वैल्यू फॉर मनी में आपको नहीं मिल सकता गेट का इतना प्यारा लर्निंग एक्सपीरियंस। सो गो अहेड, डोंट हेजिटेट, जस्ट गो अहेड एंड सब्सक्राइब फॉर दीज प्लस पैकेजेस। आपकी गेट की प्रिपरेशन के साथ साथ आप आपकी इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स को आप स्ट्रेंथन करने वाले हो, इसको और नीचे ला सकते हो आप इफ यू जस्ट यूज माई कोड MTLive। देन माई डियर फ्रेंड्स, आपका ये जो 40,000 का पैकेज है, ये 40,000 का पैकेज कम्स डाउन टू जस्ट 36,000। आपको 10% डिस्काउंट मिलता है इफ यू यूज माई कोड MTLive, then you'll be getting 10% discount. After getting that 10% discount, the package cost will come down to 36,000. And my dear friends, in that case, effectively you pay just 1,500 rupees a month. 1,500 rupees a month may just be the travel expenses for your institute where you go to attend classes and all. So 1,500 rupees per month is such a nominal thing, all right, such a cost effective thing. तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप 12 months के पैकेज पे भी जा सकते हो। For 12 months package you have 25,000 as the one time package cost, but effectively you have just to pay 2,083 rupees per month. All right, 2,083 rupees per month is the effective cost of the package. In fact, ये जो 25,000 की पैकेज की कॉस्ट है, if you use my code MTLive at the time of subscribing, then it comes down further 10% का इसमें आपको additional discount मिलता है अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हो तो, and you end of the day pay just 22,500, which is effectively less than 2,000 rupees a month. Less than 2,000 rupees a month. All right, so बहुत सारी flexibility, बहुत सारी convenience. All you need to do is you need to just go to Play Store, install Unacademy Learning app. बहुत आसान है, it's just a 2-3 step process, and then just register and sign up for that particular application, Unacademy Learning app, and then choose GATE as your goal. And after choosing the GATE as your goal, you'll have number of subscription packages available to you. You can subscribe for any package out there. All right, you can subscribe for any package out there. Now let us go ahead and discuss about our content. Guys, cantilever beams के 5 तरह के problems के बारे में मैं already आपको बता चुका हूँ. I've already discussed about 5 different type of problems as far as cantilever beams are concerned. Standard beams, and then you have ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स जहां आपको कंबाइंड लोड्स में मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना हो, एंड देन माय डियर फ्रेंड्स यू हैव तीसरे तरह के प्रॉब्लम्स जहां इंटरमीडिएट सेक्शन पे आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना हो। देन हमने चौथे तरह के प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जहां पर प्रॉप्ड कैंटिलीवर और फिक्स बीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, इंडिटरमिनेट बीम्स, एंड देन फाइनली 5वें तरह के प्रॉब्लम्स जिसमें फ्लेक्सोरल रिजिडिटी वेरी कर रहा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी कर रहा होगा।
अगर टाइप 1 से टाइप 4 तक के प्रॉब्लम्स हैं तो आपको सिंपली मेथड ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है। अगर टाइप 1 से टाइप 4 तक के प्रॉब्लम्स हैं then my dear friends you'll have to use simply the method of superposition, and for using the method of superposition you will have to just remember 4 standard results. These 4 standard results are a cantilever beam subjected to a couple at the free end, a cantilever beam subjected to a point load, and a cantilever beam subjected to a UDL throughout its length, and a cantilever beam subjected to a uniformly varying load with 0 value at free end and maximum intensity at the fixed support. Let's say UDL intensity है ओमेगा। ये 4 स्टैंडर्ड केसेस के लिए आपको थीटा मैक्स और वाई मैक्स याद रखने होंगे। आपको अगर थीटा मैक्स और वाई मैक्स के फार्मूलाज प्रोड्यूस करने की ट्रिक सीखनी है तो आप इसी प्लेलिस्ट में पार्ट 1 में जा सकते हो। मैंने थीटा मैक्स और वाई मैक्स प्रोड्यूस करने के ट्रिक्स बहुत इजी और बहुत क्विक ट्रिक्स सिखाए हैं कि आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट के अंदर अंदर चारों फार्मूलाज बना लोगे आप फटाफट। तो वो ट्रिक क्या है वो आप इसी प्लेलिस्ट के पार्ट 1 में जाकर देख सकते हो। बट मैं आपको सीधे यहां पर फार्मूलाज एक बार फिर से लिखता हूं। दैट पहले केस के लिए फार्मूलाज हैं ml/ei एंड ml²/2ei, एंड दूसरे केस के लिए फार्मूलाज हैं सर फॉर द सेकेंड सिनेरियो, फॉर द सेकेंड पॉइंट लोड फार्मूलाज आर theta max value is wl²/2ei and y max value divided by 3ei, and then you have guys, then you have omega l raised to 3 divided by 6ei, and then you have omega l raised to 4 divided by 8ei. Then my dear friends, UVL के केस में omega naught l cube divided by 24 ei, and UVL के केस में मैक्सिमम पॉसिबल डिफ्लेक्शन होगा ओमेगा नॉट l raised to 4 डिवाइडेड बाई 30 ei. मैंने आपको पार्ट 1 जब भी पार्ट 1 सिखाया तो उस पार्ट 1 में मैंने आपको बार बार एम्फेसाइज किया था कि 8 के 8 रिजल्ट्स आपको रटे हुए होने चाहिए। ऑल दीज 8 रिजल्ट्स मस्ट बी totally memorized, all these 8 results must be totally mugged up. ये 8 रिजल्ट्स याद होने चाहिए, तभी आप ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर पाओगे। टाइप 4 में एक्चुअली 2 वेराइटीज हैं। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम आप यहां से अटेंड कर पाओगे, और फिक्स बीम्स के लिए आपको मैंने मोमेंट एरिया मेथड यूज करते हुए एक ट्रिक बताई है इसी सीरीज के सेकंड पार्ट में। ऑल राइट, तो इसके अलावा ये अगर पहले टाइप, दूसरे टाइप या तीसरे और चौथे टाइप की प्रॉब्लम है तो ये 8 फार्मूलाज याद रखने हैं आपको। एंड एट द सेम टाइम एक छोटी सी ट्रिक आपको और याद रखनी है, वो ये कि कभी अगर ऐसा है दैट बीच में कहीं लोड है, ये भी मैंने पार्ट 1 में सिखाई है आपको ट्रिक, दैट कभी अगर ऐसा है दैट बीच में लोड है, बीच में लोड है सर, तो फिर ये रिमेनिंग पार्ट स्ट्रेट रहेगा। ये Q से R तक का पार्ट स्ट्रेट रहेगा, और इस Q से R तक के पार्ट के स्ट्रेट रहने की वजह से थीटा आपको सेम मिलेगा, चाहे आप Q पर कैलकुलेट करो या फिर R पर कैलकुलेट करो। और R पर डिफ्लेक्शन आप लिख सकते हो Q पर डिफ्लेक्शन, R पर डिफ्लेक्शन आप लिख सकते हो Q पर डिफ्लेक्शन प्लस दिस मच हाइट, प्लस दिस मच हाइट, this green one. okay, so do remember this कि अगर कभी बीच में लोड हुआ तो आप थीटा आर और थीटा क्यू इक्वल लिख सकते हो, क्योंकि ये इतना पार्ट स्ट्रेट रहेगा, और वाई आर यू कैन राइट एज वाई क्यू प्लस बी थीटा क्यू। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ आई एम राइटिंग दिस, जस्ट इन केस अगर आपको ये समझ आ गया सर बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया देन आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, इसका मतलब पार्ट 1 जाके देखोगे और एग्जाम्पल नंबर 2 जो मैंने उसमें सॉल्व किया है वहां जाके देखोगे, देन यू विल बी एबल टू
कंप्लीटली ग्रास्प इट। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाई आर इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस, ऐसा क्यों लिखा है मैंने। बी है ये लेंथ, बी है ये क्यू से आर तक की लेंथ जिसमें कोई लोड नहीं है सर। B is this Q to R length in which there is no load. So please do remember all this, and then we can go ahead and take some typical problems following the sequence of previous two parts. अभी तक हमने कैंटिलीवर बीम में स्लोप और डिफ्लेक्शन के 7 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। So following that sequence, we are now going to solve problem number 8. Problem number 8, let's say we have something like this. Problem number 8, let's say we have something like this, that we have got a cantilever beam and that cantilever beam is having a uniformly distributed load, and that uniformly distributed load is acting in 2.4 meter, and in this 1.2 meter nothing is available. This point is R here, this point is Q and this point is P. All right, और suppose इस बीम का फ्लेक्सोरल रिजिडिटी गिवन है आपको, सपोज इस बीम का फ्लेक्सोरल रिजिडिटी गिवन है आपको, फ्लेक्सोरल रिजिडिटी वैल्यू गिवन है एज 3600 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इस बीम के लिए आपको वाई मैक्स फाइंड आउट करना है, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर बीम के लिए। तो मैंने आपको सिखाया है पार्ट 1 में, इस सीरीज के पार्ट 1 में सर, कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 में प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ये 4 तरह के प्रॉब्लम्स में कैसे भी करके आपको कैंटिलीवर बीम्स को स्टैंडर्ड बीम्स में ब्रेक करना है। एनी हाउ सम हाउ यूल हैव टू ब्रेक द बीम इनटू स्टैंडर्ड बीम। सो अभी आप देखो ये स्टैंडर्ड बीम जैसा कुछ लग ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड बीम में तो पूरे बीम पर यूडीएल है। आपकी स्टैंडर्ड बीम के बारे में अगर आप सोचोगे तो स्टैंडर्ड बीम में पूरे बीम पर यूडीएल है, जबकि यहां जो प्रॉब्लम हमने कंसिडर की है जस्ट नाउ, द प्रॉब्लम दैट वी हैव कंसिडर्ड जस्ट नाउ, यू डोंट हैव यूडीएल इन एंटायर लेंथ, you have UDL only in partial length. So how you are going to solve this? How exactly are you going to solve this? इसको कैसे आप स्टैंडर्ड बीम में ब्रेक करोगे? सर इसको स्टैंडर्ड बीम में ब्रेक करने के लिए, this highlighter looks ugly, इसको स्टैंडर्ड बीम में ब्रेक करने के लिए सर what I'm going to do is I'm going to take this beam in which we have 2.4 मीटर में लोड है और इस 1.2 मीटर में UDL नहीं अवेलेबल है. So what I'm going to do is I'm going to extend this UDL up to the fixed support. I'm going to extend this UDL up to the fixed support. इस UDL को मैं fixed support तक introduce कर दूंगा, fixed support तक extend कर दूंगा, just so that my beam starts looking like a standard beam. अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? सर यूडीएल तो जहां तक है वो आर से क्यू पॉइंट तक है, तो आर से क्यू पॉइंट तक ही रहना चाहिए, आप बीम पर लोड तो नहीं चेंज कर सकते. सर डोंट वरी, आई एम गोइंग टू कॉम्पेंसेट इट. आई एम गोइंग टू कॉम्पेंसेट इट बाय इंट्रोड्यूसिंग एन इक्वल एंड ऑपोजिट लोड हेयर. एक इक्वल और ऑपोजिट लोड, ये ग्रीन वाला यूडीएल मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, जस्ट सो दैट जो मैंने एक्स्ट्रा लोड अप्लाई किया था उसको मैंने उसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया. एंड वन मोर थिंग, लेट्स से दैट इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इज गिवन एज 1200 न्यूटन पर मीटर. ओके, सो ऑल दिस इज गिवन. नाउ अभी भी आप कहोगे कि ये स्टैंडर्ड बीम तो नहीं हुआ. सर इसको मैं दो बीम्स में ब्रेक करने वाला हूं. आई एम गोना ब्रेक दिस इनटू टू स्टैंडर्ड बीम्स. आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस into two standard beams. Beam number one, a cantilever beam, that has UDL acting in entire span, a UDL of intensity 1200 Newton per meter, acting in entire 3.6 meter length. Additionally, I have to consider this green वाला UDL. ये green वाला UDL 1.2 मीटर में है और remaining 2.4 मीटर में नहीं है. This green वाला UDL is available in
1.2 meter, and in the remaining 2.4 meter it is not available, isn't it? So guys, we have just a moment, I need this space here. So we have this ग्रीन वाला यूडीएल जो है वो 1.2 मीटर में एक्ट कर रहा है और रिमेनिंग 2.4 मीटर में देयर इज नथिंग. ये 1.2 मीटर में एक्ट कर रहा है. इन द रिमेनिंग 2.4 मीटर देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग. एंड देन माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव these points out there. Let me mark these points. This point is P, this point is R, this point is P, this point is R, and this point is Q here. अभी मैंने बीम को दो बीम्स में ब्रेक कर दिया, बीम 1 and beam 2. They are looking disproportionate, but don't mind it. ये थोड़े different sizes के दिख रहे हैं, but don't mind it. So this is beam 1 and this one is beam number 2. And now I'm going to use the superposition. Now I'm going to use the superposition that net deflection at R can be written as the deflection at R in beam number 1 and the deflection at R in beam number 2. Beam number 1 is pretty straightforward. So beam number 1 is never a challenge. Beam number 1 तो सीधे सीधे स्टैंडर्ड बीम है. दूसरी बीम के लिए क्या करोगे सर आप? दूसरी बीम के लिए अभी जो मैंने फंडा बताया कि अगर एक सर्टेन लेंथ पे कोई लोड ना हो, अगर एक सर्टेन लेंथ पे कोई लोड ना हो सर, तो उस सर्टेन लेंथ पे जिस पे कोई लोड नहीं है उस लेंथ के लिए आपको ये फंडा यूज करना है. वाई आर इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस बी थीटा क्यू. बी क्या है? बी वो लेंथ है जिसमें कोई लोड नहीं लग रहा है. ऑलराइट, सो इसके लिए आपको क्या करना होगा सर? पहली बीम इज नेवर अ चैलेंज. पहली बीम के लिए आप सीधे सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हो. दूसरी बीम में वाई आर को आप लिख सकते हो वाई क्यू प्लस बी थीटा क्यू. बी मतलब ये इतनी लेंथ जिसमें कोई लोड ही नहीं है. ये लेंथ है क्या? ये लेंथ है सर 2.4 मीटर. दिस लेंथ इज 2.4 मीटर मल्टीप्लाइड बाई थीटा क्यू. दिस इज फॉर द सेकेंड बीम. This is for the second beam. Okay, now let me write the results. पहली बीम के लिए बहुत आसान है. YR पहली बीम के लिए बहुत आसान है. All you need to do is you need to use this omega L raised to 4 divided by 8 EI. ओमेगा की वैल्यू है. एंड बाय द वे पहली बीम नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होने वाली है, तो उसका डिफ्लेक्शन आपको डाउनवर्ड ट्रीट करना होगा. So you'll have downward and then omega L raised to 4 divided by 8 EI. दूसरी बीम में अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा. दूसरी बीम में अगर इस यूडीएल की वजह से आप विजुअलाइज करो, इस ग्रीन वाले यूडीएल की वजह से, तो बीम इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट अपवर्ड लाइक दिस. ऑलराइट, तो दूसरी बीम में अपवर्ड डिफ्लेक्शन होना है सर, इसलिए उसमें पॉजिटिव ट्रीट करेंगे. और मुझे उसमें वाई क्यू और थीटा क्यू लिखना है. अब वाई क्यू और थीटा क्यू लिखने के लिए आप सिर्फ इतनी बीम पर फोकस करो. सिर्फ ये P से Q तक की बीम पर फोकस करो. बाकी बीम को डिलीट कर दो. बाकी बीम को डिलीट कर दो आप, और सिर्फ ये P से Q तक का जो लेंथ है, इस लेंथ पे फोकस करना है आपने. यू विल हैव टू फोकस only at this much length, this PQ length out there. You will have to focus only at this PQ length, and then this beam will start looking like a स्टैंडर्ड बीम. देन ये बीम एक स्टैंडर्ड बीम की तरह से नजर आने लगेगा. तो इसके लिए आप वाई क्यू और थीटा क्यू लिख सकते हो. लेट्स ट्रीट दिस मच लेंथ एज स्मॉल ए. लेट्स ट्रीट दिस मच लेंथ एज स्मॉल ए. ओके, तो आप ये अभी अपन लिख सकते हैं. वाई क्यू का वैल्यू लिख सकते हैं ओमेगा एल रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 8 EI, एंड B वैल्यू इज नथिंग बट 2.4, और थीटा क्यू लिख सकते हैं ओमेगा L क्यूब डिवाइडेड बाई 6 EI. ओमेगा L क्यूब डिवाइडेड बाई 6 EI, एंड दिस इज हाउ वी आर डन विथ द सेकेंड बीम. पहली बीम में सर मैंने आपको पार्ट 1 में भी ये सिखाया था, एंड फिर से सिखाता हूं, फिर से बताता हूं दैट आपको साइन कन्वेंशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट साइन कन्वेंशन, कि कब बीम डाउनवर्ड जा रही है और कब बीम अपवर्ड जा रही है. ऑलराइट,
तो अभी आप वाई आर कैलकुलेट कर सकते हो। एंड हाउ यू कैन डू दिस, ओमेगा की वैल्यू और ई आई वैल्यू कॉमन है, यहाँ पर ओमेगा और ई आई दोनों कॉमन है, तो दोनों को आप कॉमन ले सकते हो एंड उनकी वैल्यू को फाइनली आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। एंड देन यू विल हैव माइनस एल रेज टू 4 omega and ei, that entire thing is common, and then you'll have L raised to 4 divided by ei, and once again if you take omega divided by ei common, then you have a power 4 divided by 8, and I'm sorry ei तो common ले लिया है तो फिर ei लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, so you have only this much. And then you have plus 2.4 and a cube divided by 6. So this is remaining. Now you can put the values and you can simplify for the things. You can put the values and you can simplify for the things. My dear friends, omega value is given to you. Omega value is 1200 Newton per meter. फ्लेक्सरल रिजिडिटी भी आपको गिवन है, फ्लेक्सरल रिजिडिटी था 3600 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर सकते हो आप। एंड पहली बीम का लेंथ है 3.6 मीटर, पहली बीम का लेंथ है 3.6 मीटर, दूसरी बीम का लेंथ है जस्ट 1.2 मीटर, जस्ट 1.2 मीटर। तो अभी ये सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके सामने हैं। You can just pick up the calculator and you can solve for maximum possible deflection, and that's how you will get the answer. तो सर मैंने आपको इस सीरीज के पहले पार्ट में ही बताया था कि अगर फ्लेक्सुरल रिजिडिटी वेरी ना कर रहा हो, ये पांचवें टाइप का प्रॉब्लम छोड़ के बाकी कैसा भी प्रॉब्लम हो, उसको हमेशा स्टैंडर्ड बीम्स में ब्रेक किया जा सकता है। नो मैटर व्हाट, कैन ऑलवेज बी ब्रोकन इनटू स्टैंडर्ड कैंटिलीवर बीम्स। तो ये था इस सीक्वेंस में 8वां एग्जाम्पल। लेट मी गो अहेड एंड सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम एज अ 9th example. Let's say, my dear friends, that we have got, let's say that we have got a propped cantilever beam, and that propped cantilever beam is having a couple acting here at the mid, and this is L and this is L. And suppose आपको फाइंड आउट करना है प्रॉप पे रिएक्शन क्या होगी, आपको फाइंड आउट करना है कि इस प्रॉप वाले पॉइंट पे रिएक्शन क्या होगी सर। तो मैंने आपको पार्ट 1 में ही सिखाया है कि इस तरह की बीम को कहते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। आप रिकॉल कर पा रहे हो सर, बहुत अच्छी बात है। नहीं रिकॉल कर पा रहे और भी अच्छी बात है, आपको पहला पार्ट देखने की जरूरत है। फिर से जाओ और पहला पार्ट देखो। प्रॉप्ड कैंटिलीवर के लिए मैंने आपको सिखाया था कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर पे बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमेशा कंपैटिबिलिटी से स्टार्ट करोगे। और प्रॉप्ड कैंटिलीवर के लिए कंपैटिबिलिटी है क्या? प्रॉप्ड कैंटिलीवर के लिए कंपैटिबिलिटी है दैट YQ इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस Q पॉइंट पर आपने एक एक्स्ट्रा सपोर्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहां पर अभी कोई भी डिफ्लेक्शन अलाउड नहीं है। नो डिफ्लेक्शन, एब्सोल्युटली नो डिफ्लेक्शन इज अलाउड हियर एट दिस पॉइंट। सो YQ इज इक्वल टू 0। अब YQ को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे सर? हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस YQ? YQ को एक्सप्रेस करने के लिए आई एम गोइंग टू वंस अगेन ब्रेक दिस बीम into two standard beams. I'm gonna break this beam into two standard beams. One, a cantilever beam with RQ acting at the end, and another a cantilever beam with a couple acting at the mid at L. And this is like 2L. Alright, तो मैंने इस पूरी प्रॉप्ड कैंटिलीवर को दो बीम्स में ब्रेक कर दिया। पहली वाली बीम इज नेवर अ चैलेंजिंग थिंग, फर्स्ट बीम इज नेवर अ चैलेंजिंग थिंग। तो आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, YQ फॉर द फर्स्ट बीम एंड YQ फॉर द सेकेंड बीम यूजिंग मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। बट नेट YQ को तो 0 होना चाहिए, तो नेट YQ को आपने 0 इक्वेट कर दिया। ऑलराइट,
YQ for the first beam and YQ for the second beam. Net YQ you have equated to 0. Now YQ लिखने के लिए, Q मतलब यहां ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट जो है इसको मैं Q बोल रहा हूं. तो सर अभी YQ फर्स्ट बीम के लिए लिखना बहुत आसान है. इट्स जस्ट अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, जस्ट अ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो कि होता है कैंटिलीवर पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड है अगर एंड पे, तो आप जानते हो WL³ by 3EI, where L is the total length of the beam. So this is something that you already know. This is something that I have revised even today. तो पहली बीम is never a challenge. दूसरी बीम के लिए क्या करोगे आप? दूसरी बीम के लिए वही फंडा यूज करने वाले. दूसरी बीम के लिए you're going to use that फंडा. Which फंडा? That B वाला फंडा. That B वाला फंडा कि सर ये इस कपल की वजह से जब बीम बेंड होगी ना, तो इस बीम में ये P से लेकर पॉइंट S तक, ये बीच में पॉइंट S बोल देता हूं, पॉइंट S तक तो कर्वेचर रहेगा, उसके बाद का बीम स्ट्रेट बेंड होगा. उसके बाद का बीम बेंड ही नहीं होगा, वो स्ट्रेट कर्वेचर में जाएगा. तो आप YQ को लिख सकते हो, YQ यू कैन राइट एज YS plus this much, and this much is what? This much is nothing but B. This is B and theta S. All right. I say it again कि मैं सिखा चुका हूं सर आपको. Just in case अगर आपको ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा हो and all, then let me make it very clear that मैं पहले ही सिखा चुका हूं, पहले पार्ट में ये सिखा चुका हूं आपको कि इसको मैंने H बोला था, और आप देख सकते हो वेरी क्लियरली दैट YQ इज नथिंग बट YS प्लस H. YQ इज नथिंग बट YS प्लस H. फिर आप H को लिख सकते हो B tan थीटा S. tan थीटा और थीटा में कोई डिफरेंस नहीं है. तो ये ट्रिक आपको कई बार काम आने वाली है सर. इसलिए पहली बीम इज नेवर अ चैलेंज, बट दूसरी बीम के लिए आपको YQ को रिप्लेस करना होगा YS प्लस B theta S. All right, I say it again कि ये YS plus B theta S वाला फंडा अगर आपको नहीं समझ आया हो, then पार्ट 1 इसी प्लेलिस्ट, इसी सीरीज के पार्ट 1 को जाके देखो आप, एंड सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने वहां पर सॉल्व किया है, that will make it very clear. That will make it very 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 clear. Okay, so अभी पहली बीम में it's never a challenge. Why? Because फर्स्ट बीम में सर, फर्स्ट बीम इज वेरी क्लियरली गेटिंग डिफ्लेक्टेड अपवर्ड, और अगर इट्स गेटिंग डिफ्लेक्टेड अपवर्ड तो पॉजिटिव होगा, और उसका वैल्यू होगा सिंपली W इंटू टोटल लेंथ क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI. दूसरी बीम में निगेटिव डिफ्लेक्शन है, दूसरी बीम में इस कपल की वजह से डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है. सो वी आर गोइंग टू टेक माइनस साइन, एंड YS और थीटा S लिखने के लिए, YS और थीटा S लिखने के लिए आप सिर्फ YS और थीटा S लिखने के लिए सर आप सिर्फ ये इतने पार्ट पर फोकस करने वाले हो, ये इतनी लेंथ पर, और फिर ये स्टैंडर्ड बीम की तरह से नजर आने लगेगा. To write YS and theta S, you're going to focus only at this much beam, and then it will start looking like a standard beam. Then आपको बाकी जो बीम है उसको भूल जाओ, क्योंकि आपको YS और थीटा S लिखना है. आपको ये बीच वाले पॉइंट पर डिफ्लेक्शन और स्लोप चाहिए, तो वो लिखने के लिए आप इस इतनी शेडेड बीम को, ये जितनी बीम मैंने यहां पर जिसकी शेडिंग कर दी है, इस इतनी शेडेड बीम को सर आपको कंसिडर करना है एज अ स्टैंडर्ड बीम. और इसके लिए भी रिजल्ट्स आपको मालूम है. इसके लिए रिजल्ट्स क्या हैं? इसके लिए रिजल्ट्स हैं, अगर आप जाके रिकॉल करो, ML/EI एंड ML² 2EI. ऑलराइट, स्लोप और डिफ्लेक्शन के रिजल्ट्स आपके सामने हैं. तो अभी अपन लिख सकते हैं YS, क्या लिख सकते हैं? YS वी कैन राइट एज ML² डिवाइडेड बाई 2EI. एंड देन B वैल्यू क्या है? B मतलब वो लेंथ जिस पर कोई लोड ना हो, वो भी L है. और थीटा S क्या लिख सकते हो? इस इतनी बीम को अगर स्टैंडर्ड बीम की तरह से देखो,
then you can write it as ml by ei. Now you can simplify this, and from here you'll get the RQ value. If you want me to simplify, sir, ei is a common thing, तो ei कॉमन डिनोमिनेटर है, इसलिए ei ने ei को ei से मार दिया, एंड एल स्क्वायर भी कॉमन है यहाँ पर, तो एल स्क्वायर भी जाएगा यहाँ से। अभी पहला टर्म क्या बचा? पहला टर्म बचा 8RQL, 2 का क्यूब होगा 8 हो जाएगा। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज 8RQL डिवाइडेड बाई 3, एंड देन यू हैव एल स्क्वायर कैंसिल हो चुका है और ei कैंसिल हो चुका है, देन यू हैव m/2 एंड m/2 is available and m is available, so m/2 and m मिलके हो जाएंगे 3m/2, so you'll get 8RQL, you will get 8RQL divided by 3 is equal to 3m divided by 2। अभी ये 3 और 3 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, so you'll get RQ is equal to 9m divided by 16L. RQ you'll get as 9m divided by 16L. This is the RQ value that you're going to get. So you see, I've solved few additional examples here, and my dear friends, just keep practicing more and more problems to get a command over these type of problems. कहीं से भी आप प्रॉब्लम्स इकट्ठी करो, कैसे भी करके ये पांचों तरह के प्रॉब्लम्स आप बार बार प्रैक्टिस करो, और इसमें आपको ये आपने नोटिस ही किया होगा दैट ये कंसेप्ट आपके बड़े काम का है सर। ये जो yr इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस बी थीटा क्यू, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत यूजफुल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे, आई जस्ट होप। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पार्ट 1 में जाकर एग्जाम्पल 2 फिर से देख सकते हैं, and you'll get to see it. So this is it. We've solved these problems based on our standard results. Once again, आपको इंटरमीडिएट सेक्शन पे फाइंड आउट करना हो तो भी मैंने आपको सिखाया है, और इंडिटरमिनेट बीम अभी हमने एक और सॉल्व की, which is nothing but this one, propped cantilever beam, जहां हमने रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की। So guys, I just hope that you enjoyed the session. Before you go ahead, just hit the bell icon to get regular and proper notifications, because मैं daily कुछ ना कुछ आपके लिए useful बनाता रहूंगा सर। And while you subscribe for any package out there, use my code MTLive. Alright, Unacademy Learning ऐप पर आप प्लस के पैकेजेस सब्सक्राइब करते समय आप मेरा कोड यूज करो MTLive to get 10% additional discount. Thank you very much for watching the session, and keep practicing. Wish you good luck.